बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डायबिटीज से लेक्चर्स जो है हमारे स्टार्ट है, जिसमें हमारा आज फोर्थ लेक्चर है, राइट। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लें। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग नर्सिस हब चैनल पे ये सारे डायबिटीज़ के लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने बेसिक उसके बारे में जो अवेयरनेस है वो दी हुई है। आज हम बात करते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होती क्या है, उसके बाद उसकी कॉजेज की बात होगी, और फिर हम ये देखेंगे कि इंसुलिन जो रेसिस्टेंस है उनको कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से मतलब मेजर्स हैं जिनसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो एंड तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लेवल ब्लड शुगर का क्या है और हम इस नॉर्मल लेवल को कैसे मेंटेन करेंगे, और प्री डायबिटिक स्टेट क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हम रिवर्स करते हैं तो किस स्टेट में हम आ सकते हैं, और अगर नहीं करते तो उसको हम क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो ये वीडियो है एंड तक जरूर देखिएगा। ओके जी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है क्या। एक्चुअली इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो आपके सेल जो है, जब आपकी बॉडी सेल जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एंड एक्सेसिव एक्सपोजर टू द इंसुलिन। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो है ग्लूकोज इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका वेट जो है वो ज़्यादा है, और आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जैसे कि हमारा पाकिस्तान में या इंडिया में लोगों का इनटेक होता है रोटी एंड चावल और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरीके से। और आजकल जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब प्रोलॉन्ग अरसे के लिए हम ग्लूकोज जो है वो लेते रहते हैं, ग्लूकोज जो है वो हमारी बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाते हैं, और काफ़ी जब अरसे तक हम कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ग्लूकोज देते रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद उसका ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट फर्दर जो है वो कन्वर्ट होते हैं, जो उसका सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज में, और उसके बाद बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं। जब काफ़ी अरसे के तक ये सिस्टम चलता रहता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटेक, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, तो फिर क्या होता है जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो काफ़ी देर तक जब इंसुलिन के जो है एक्सपोजर उनका होता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो इंसुलिन को रिजेक्ट करने लग जाते हैं और इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन को हमारे बॉडी के सेल्स, तो ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। सेल के अंदर नहीं जाता तो हमारे सेल जो हैं वो हंगरी हो जाते हैं, वो स्टार्वेशन में चले जाते हैं, वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे। अब ये जो सेल्स हैं ये मैसेज भिजवाते हैं पेनक्रियास को कि वो या स्टार्विंग, हमें जो है आप इंसुलिन भेजो ताकि हमारे अंदर जो ग्लूकोज आए। अब दोबारा पेनक्रियास जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है, लेकिन जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, और सेल जो है ओपन नहीं होता और ग्लूकोज अंदर नहीं जाता। इजी वर्ड्स में क्या है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ये होता है कि आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज उसमें एंटर नहीं होता, और आपकी ब्लड स्ट्रीम में हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। ओके जी। तो इंसुलिन रेसिस्टेंट जो है इसको हम कैसे पता करेंगे किसी पेशेंट में कि इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो रही है। और आपको पता है कि हमने जो डायबिटीज 2 की बात की थी उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस पहले तो ये है कि माइट बी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, कि हमारे एज की वजह से या बाकी और प्रॉब्लम की वजह से बीटा सेल्स कम है और इंसुलिन डेफिशिएंट अमाउंट में बन रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने माइंड में क्लियर करना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट जाके क्लासिफिकेशन मेडिसिन की करेंगे तो उसमें कुछ सेंसिटाइजर्स हैं जो हम इन पेशेंट्स को देंगे जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंट हैं, राइट। तो अब क्या है कि टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस उनमें एक बहुत बड़ा कॉज है। तो उसमें जब हमारे पेशेंट इंसुलिन रेसिस्टेंट होते हैं, इवन के सीडीसी के अकॉर्डिंग टू, कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारा जो हमें इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो रही है या हो चुकी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट हाई है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है सॉरी, तो वो लो है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है।
आपको आइडिया है कि इंसुलिन जो है वो ट्राइग्लिसराइड जो है उसको सिंथेसाइज भी करती है और उसके बाद उसको स्टोर भी करती है। लेकिन अब इंसुलिन नहीं है, दैट्स वाई वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सारे कोलेस्ट्रॉल जो है वो है। और ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये सारे कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज के अंदर जो है, हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो डैमेज कॉज करेंगे। उधर ये जो है कोलेस्ट्रॉल जो वो डैमेज होने के बाद उसमें आर्टरी जब डैमेज होती है, वेसल्स जब डैमेज होंगी तो उनके अंदर जो है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारी आर्टरीज जो है, हमारी जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं। और उसके बाद अब जो इंसुलिन रेसिस्टेंस में है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन भी ज्यादा रहा है और उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी स्टोरेज भी नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स है। कॉजेज क्या हो सकती हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप होने की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ओबेसिटी, मीन्स कि जब जितनी आपके फैट सेल्स हैं वो हमारे इंसुलिन को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इस वजह से जब पेशेंट ओबेसिटी होगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, इनएक्टिव होगा, तो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एजिंग की वजह से हो सकता है, मेडिकेशन जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, स्टेरॉइड्स की वजह से, या फिर एचआईवी की ट्रीटमेंट की वजह से, ये एचआईवी वगैरह जो है उनकी वजह से हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज, पेशेंट में भी कम इनटू पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ओवेरियन सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, लिपिड्स का लेवल जो है वो आपके पास ज्यादा हो जाता है, और हाइपरटेंशन, जब हमारी वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है, नैरो हो गई है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। अच्छा जी, ये कॉजेज हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हमने बोला कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरटेंशन क्योंकि हमारी वेसल जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, नैरो हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है कौन, बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। उसके बाद डिस्लिपिडीमिया, विसरल एडिपोसिटी, ये जो आपकी विसरल फैट है, जो आपकी वेस्ट है, ये जो है ये बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसमें विसरल फैट अगर ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, और बाकी ये सारे पैरामीटर्स भी हमें मिल रहे हैं। जब हमारे पास जो है ये सारे कोलेस्ट्रॉल हैं, तो ये क्या करेंगे कि हमारे मसल्स में, हमारे एडिपोस टिश्यू में क्या करेंगे, जो लाइपोलाइसिस करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी, साइटोकाइंस वगैरह, और इन्फ्लामेटरी सारा हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे सीआरपी वगैरह जो है वो रेस हो जाएंगी, और एंडोथेलियल जो है वो हमारी जो वेसल्स के अंदर है वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो डिस्टर्ब होगी, और उसके बाद उसकी डैमेजिंग हो सकती है, और उसके अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारी वेसल्स को नैरो और इवन के ब्लॉक कर सकते हैं, तो इसी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो भी हो सकता है, कार्डियक डिजीज जो है वो भी हो सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देखेंगे कि हम पेशेंट को कैसे एजुकेट करेंगे कि अपना उसने जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस को जो है रिवर्स कैसे कर सकते हैं। राइट, तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपका वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कि आपका जो है आप एस्केलेटर कम यूज़ करें, स्टेयर्स ज़्यादा यूज़ करें, इसके अलावा आप अपनी डेस्टिनी पे जा रहे हो या अपनी ड्यूटी प्लेस पे जा रहे हो, किसी मार्केट में, मॉल में जा रहे हो, तो अपनी पार्किंग जो है वो ज़रा डिस्टेंट प्लेस पे रखिए, ताकि कुछ वॉक आपको करनी पड़े, कुछ वॉक आप करके जाओ। तो यहाँ भी आप देखो कि एस्केलेटर्स हैं, एलिवेटर्स हैं, आप प्रेफर करो कि आप स्टेयर्स यूज़ करें। तो इस तरीके से आपका वेट रिडक्शन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। हेल्दी फैट्स लें जैसे कि ऑलिव ऑयल वगैरह, और उसके बाद हाइड्रोजिनेटेड जो ऑयल्स हैं या घी हैं, इनको मिनिमाइज करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं। क्विटिंग स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो भी नैरो करती है आपकी वेसल्स को, इसका जो है, और उसके बाद ये भी डैमेज करती है हमारी एंडोथेलियल को, और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी वेसल्स के अंदर दोबारा कंस्ट्रिक्शन होती है, और उसके बाद ये एंडोथेलियल डैमेजिंग की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद जो हम अपने कार्ब जो है वो हम लो कर सकते हैं, अगर लो करेंगे कार्ब्स तो हमारी 20% रिडक्शन हो सकती है इंसुलिन रेसिस्टेंस में।
प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टडी शो करती हैं कि प्रॉपर स्लीप इनकी नहीं है, जो स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से पेशेंट्स में इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप होती है। तो इसलिए 6 to 8 आवर्स जो नींद है, जो स्लीप है, वो मस्ट है। Intermittent fasting is very much important and very effective in the to reverse the insulin resistance. About a study shows that about 60% reduction has been noticed after intermittent fasting in patients with insulin resistance. उसके बाद नो एडिड शुगर जो है वो पेशेंट को आप बोलें, और उसके बाद जो है एडवाइस करें वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और हेल्थी लाइफस्टाइल को। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो है रिवर्स कर सकते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस को। अब ये है कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो लेवल है वो हमारा टारगेट जो है बिलो 5.7, HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है वो हमारा होना चाहिए 5.7% जो है, उससे लेस होना चाहिए नॉर्मली। और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल जो आपका फास्टिंग है वो 100 से लेस 99 तक होना चाहिए। और उसके बाद 140 जो है ग्लूको टॉलरेंस टेस्ट जब करते हैं तो उसके बाद आपका लेवल जो है 140 तक। हमारा टारगेट ये है कि हमारा लेवल इसी सिचुएशन में रहे, ग्रीन लाइन में रहे। और उसके बाद अगर आपका जो प्री डायबिटिक स्टेट में है तो इसमें भी अगर आप प्रीवियस सारे जो स्लाइड के पैरामीटर्स हैं उनको यूज करते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं, डाइटरी हैबिट्स जो उनको चेंज करते हैं, और तो ये क्या है कि ये वाला आपका रिवर्स हो सकता है इधर की तरफ, राइट। और ये आपको प्रिवेंट कर सकता है फर्दर प्रोग्रेस जो करनी है आपने टाइप 2 में, ठीक है। तो इसे ही हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो सारे पैरामीटर जो लास्ट में हमने डिस्कस किया वो सारे पैरामीटर्स इधर ही अडॉप्ट करें। और अगर पेशेंट जो है वो डायबिटिक स्टेट में है तो फिर भी हम सारे पैरामीटर जो है उस पर अडॉप्ट करेंगे, लाइफ डाइट चेंजेस, उसके बाद एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, और उसके साथ जो मेडिसिन की सपोर्ट चाहिए होगी तो वो उसको देंगे। और इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर हमारी कॉम्प्लिकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको हम लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि अगर वो इस स्टेट में है तो ये सारे पैरामीटर्स उसको रिवर्स कर सकेंगे, अगर वो इस स्टेट में है तो इधर जाने से प्रिवेंशन हो जाएगी और इधर कंट्रोल हो जाएगा डायबिटीज की अगर स्टेट में है, पहले वाले पैरामीटर्स यूज करके साथ मेडिसिन एड। तो इस तरीके से पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज जो है वो कंट्रोल होने की, उसका शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, जब हमारे सेल जो रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन को। तो और शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो इनटेक नहीं होता, सेल्स के अंदर उसका अपटेक नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये सारे जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, हमारी वेसल्स के अंदर एंडोथेलियल को डैमेज करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल हैं हमारी जो वेसल्स हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनको नैरो कर देते हैं, इवन के ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकता है, डिस्लिपिडीमिया होता है, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। फिर हमने बोला कि हमने रिवर्स कैसे करना है, वो सारे हमने पैरामीटर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए, और ये नॉर्मल जिनको आपने याद रखा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरी है आपके माइंड में, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगी। और उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि फर्दर जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।